बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 10 जो है। आई होप सो के टेस्ट आपने अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा, बट टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखा करें। चूँकि जो टेस्ट है ज़ाहिर है आप तक जो है वो ऑनलाइन पहुंचता है, तो उसके बाद जो है वो इस वक्त जो कि फ़िज़िकल क्लास तो हो नहीं रही। इन फिज़िकल क्लासेस वी मेक श्योर ऑफ टाइम मैनेजमेंट जो है। लेकिन जो आपने अभी जो है वो टाइम मैनेजमेंट का ख़ुद ख्याल करना है। अगर ये 60 MCQs हैं तो आपका जो टेस्ट है वो 1 आवर्स जो है ना टाइम अलाउड, जैसे 40 मिनट्स आपको गिवन है। इसके अंदर अंदर जो है वो कोशिश करनी है कि आपने ये सॉल्व हो जाए। इट शुड नॉट बी मोर देन 1 आवर जो है। इसको 1 घंटे से ज़्यादा अगर चल रहा है तो इसका मतलब आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब चल रही है। जितना 60 मिनट से कम होता जाएगा उतनी टाइम मैनेजमेंट आपकी बेहतर है। अगर एग्जैक्टली 40 मिनट्स में हो जाता है तो फिर बेस्ट है। स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो मैंने आपको बताया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, इज इक्वल टू I/N/A/Q। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आप गौर करें तो वो कहता है जी करंट डबल कर दिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डबल कर दिया। चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो करंट है, आप देखें ना करंट जो है वो डबल किया है, एरिया भी डबल कर दिया। इसका मतलब है 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो इट मीन्स कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो विल बी सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल, तो वो चेंज नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी इनमें से करेक्ट नहीं है। देखो ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सारी ऑप्शंस में इसमें डिस्कस कर लेते हैं। चूँकि इस तरह का क्वेश्चन आए तो सब ऑप्शंस को हमें डिस्कस करना होता है। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? चूँकि फॉर्मूला जो है हमारे पास होता है द वर्क डन इज इक्वल टू QV। तो यहाँ आप देखें लिखा हुआ है 1 वोल्ट कूलम। कूलम वोल्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 कूलम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट। ये तो ठीक हो गया। ठीक है जी। इसके बाद जनाब बीटा वाली ऑप्शन ये भी करेक्ट होगी। ठीक है। और करेक्ट क्यों होगी जी? चूँकि हमारे पास जो है वो सेंस बी पावर जो है उसका फॉर्मूला होता है V मल्टीप्लाई बाय IVI। पावर जो है ये होती है जूल पर सेकंड और वोल्ट एम्पियर। तो वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पियर जो है वो किसके इक्वल होता है, जूल पर सेकंड। तो ये भी ठीक हो गया। डेल्टा जो है देखें, जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि वॉट आवर कहता है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसलिए क्योंकि वॉट आवर जो है, वॉट आवर ये किस चीज़ का यूनिट है, एनर्जी का। अगर आपको याद हो तो मैं आपको ना नंबर ऑफ टाइम जो है वो बता चुका हूँ कि जब भी पावर जो है वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इट बिकम्स द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो भी एनर्जी का यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा, बीटा और डेल्टा जो है वो तीनों करेक्ट हैं। तो इनकरेक्ट उसने पूछा है, तो इसमें से इनकरेक्ट जो है वो कौन सी ऑप्शन होगी जी? डेट वुड बी चार्ली आंसर है। जो कि 1 हार्स पावर जो है वो 746 वॉट के इक्वल होता है। आंसर जो है इसमें चार्ली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मैगनीन वायर जो है वो उसमें 50 × 10⁻⁻8 ओम मीटर गिवन है। रेजिस्टेंस ऑफ ए क्यूब पूछ रहे हैं, ऑफ लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर विल बी। अच्छा अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो इनटू L/A। अच्छा अब क्यूब की बात कर लेते हैं। क्यूब जो है उसमें अगर आप गौर करें तो हम कहते हैं जी उसका किसी भी साइड का जो एरिया है, ज़ाहिर है लेंथ उसकी अगर हम L सपोज कर रहे हैं हर तरफ, तो जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा किसी एक साइड का वो L² के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू रो L/L²। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस बन जाएगी वो 1 L² है, ये एक उससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो रो ओवर L।
अब यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी आपको गिवन है वो है 50 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, और लेंथ आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻², ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या 10⁻⁻6 ओम। तो ये वाला जो है आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का जी। ठीक है जी, इसमें आंसर आपका अल्फा बन रहा है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, बाय इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ ए वायर जो है इट्स रेजिस्टेंस जो है, अब जो कि रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, एरिया। सो अगर आप उसकी थिकनेस बढ़ाओगे तो इट मीन्स उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। सो इट मीन्स के यहाँ पे आपका जो आंसर है डैश शुड बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 5 जी, इसमें ये भी रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें जो है वो हमने कहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर यूनिफॉर्म डायमीटर जो है वो d है, लेंथ l है और रेजिस्टेंस इज r। तो आप जो है वो अगर आपने क्या किया मटेरियल सेम मटेरियल बट डायमीटर डबल कर दिया, लेंथ जो है वो 4 टाइम्स कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो है वो हमारे पास वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है जी, r इज इक्वल टू रो l ओवर a। अच्छा, अगर हम एरिया की बात करें तो वो पाई आर स्क्वेयर, या इसको हम कह सकते हैं रो एल ओवर ए, जो कि डायमीटर का हाफ क्या होता है, जो है ना रेडियस, तो इसका मतलब है पाई डी बाय 2 होल स्क्वेयर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस यहाँ से हम कह सकते हैं कि वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो क्या होगी, लेंथ के, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का होल स्क्वेयर। सो इट मीन्स डैट कि हमारे पास यहाँ से जो फॉर्मूला आपका बनेगा रेजिस्टेंस के लिए वो हो जाएगा R1 ओवर R2, जो कि सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। सो इनटू आ जाएगा L1 यानी लेंथ 1 ओवर L2 मल्टीप्लाई बाय D2 ओवर D1 होल स्क्वायर, जो कि इनवर्स रिलेशन है। अच्छा, अब लेंथ जो है उसने कितने टाइम्स की है, 4 टाइम्स। सो लेंथ पहले L थी, L2 को क्या कर दिया 4L। डायमीटर जो है उसने डबल किया है तो 2D कर दिया, पहले कितना था D, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो ये 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4, 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर जो है वो आपका क्या आ गया 1। यहाँ से इसका मतलब है अगर हम R1 या R2 फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो R1 इज इक्वल टू R2 का मतलब है कि बिफोर एंड आफ्टर जो है वो रेजिस्टेंस जो है दैट विल रिमेन सेम। सो इसमें आंसर आपका जो है वो कौन सा बनेगा फिर, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 6 इज सो इजी जी, ऑल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ जो है उसको डिस्कस किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जी, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन साइमन, बिल्कुल करेक्ट है जी। ओहम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेटेड एट वेरी लो एंड वेरी हाई टेम्परेचर, ये भी करेक्ट है। और ओहम लॉ इज एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर, ये करेक्ट नहीं है। सेमीकंडक्टर जो है वो डायोड जो है वो कौन से होते हैं, नॉन ओहमिक डिवाइसेस होते हैं। चार्ली ट्रू नहीं है। डेल्टा भी ट्रू है, ओहम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स, डिस्चार्ज ट्यूब एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका मतलब ये हुआ आंसर जो है आपका कौन सा है, चार्ली। 7 जी, फॉर अ मेटेलिक वायर द रेशो ऑफ V ओवर I जो है इसमें हम कहते हैं कि V ओवर I की रेशो क्या होती है, रेजिस्टेंस। सो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। V ओवर I रेशो रेजिस्टेंस को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है, तो आंसर इज बीटा। 7 का आंसर बीटा हो जाएगा। नेक्स्ट 8 वाला, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऑफ जर्मेनियम एंड सोडियम। अच्छा, जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर है। अब सेमीकंडक्टर जो है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या बताया था, नेगेटिव होता है। सो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, जबकि मेटल्स यानी सोडियम की इंक्रीज करेगी। सो इसमें आंसर आपका जो है वो चूंकि कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटीज होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जर्मेनियम है उसका उसका सिग्मा इंक्रीज करेगा जबकि सोडियम का डिक्रीज करेगा। तो आंसर जो है इसमें कौन सा बनेगा, बीटा। सो यहाँ आंसर जो है आपका बीटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है,
9। अच्छा, जब चीज़ें कोरिलेट कर रही होती हैं घबराने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो कह रहा हो उस तरह से हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 में जो है हमारे पास फॉर्मूला है जी रो आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, एंड सेकंड फार्मूला जो है वो है हमारे पास डेंसिटी जो होती है वो होती है मैस ओवर वॉल्यूम। अगर हमारे पास जो है वो एक वायर हो, चूँकि सिलेंड्रिकल वायर होती हैं, अगर उसका एरिया ए है, लेंथ एल है, तो वॉल्यूम जो है उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो यहाँ से जो है वो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, या लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एरिया वुड बी इक्वल टू या यहाँ से लेंथ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो एरिया जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मैस ओवर डेंसिटी इनटू लेंथ। तो ये यहाँ से मैंने एरिया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी फाइंड कर लिया। या आप मैस की भी बात कर सकते हैं, जो कि यहाँ गौर करें तो उसने हमें मैसेज गिवन है, इसलिए मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को रीअरेंज करने लगा। सो रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू रो एल ओवर ए, एरिया की जगह मैस ओवर डेंसिटी इनटू लेंथ। तो रेजिस्टेंस का आपका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैस एंड डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर डी यानी डेंसिटी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मैस। ठीक हो गया। अच्छा आप देखो डेंसिटी और रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और डेंसिटी ये तो रहेंगे कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वेयर ओवर क्या हो जाएगा, एम। सो अब हम रेजिस्टेंस से इसकी रेशियो लेनी है, तो हम R1 ओवर R2 वुड बी इक्वल टू L1 ओवर L2, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मैस के डिनोमिनेटर में है तो M2 ओवर M1। या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो, मैं डायरेक्ट इसमें लिख रहा हूँ, जो कि आपको तीन रेजिस्टेंसेस गिवन है 3। सो अगर हमें रेजिस्टेंसेस की रेशियो लेनी है तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इज इक्वल टू L1 ओवर M1 स्क्वेयर, L2 स्क्वेयर ओवर M2 रेशियो L3 स्क्वेयर ओवर M3। डायरेक्ट ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं बजाय कि हम फॉर्मूले के ऊपर लॉन्ग करें। अब L1 लेंथ की रेशियो क्या क्या बताई हुई है जी 5 3 1 ऐसे ही है जी। सो 5 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर 1 स्क्वेयर, और मैसेज की रेशियो क्या बताई हुई है 1 3 5, तो 1 3 5, आपके पास आंसर आ गया 25 रेशियो 9/3 क्या रह जाएगा 3 इंटू 1/5। अच्छा अब इसको जो है वो आंसर चेक करते हैं, तो आंसर्स में रेशियो में कोई भी रेशियो में आंसर है लेकिन फ्रैक्शन में आंसर नहीं है, तो ये 1/5 है, 5 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो ये 125 रेशियो 15 रेशियो 1। सो ये वाला आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। सो इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 में किया क्या है कि हमने जो एरिया है उसको रिप्लेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ मैस एंड डेंसिटी जो है उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है। सो हमारा जो आंसर है वो बनेगा 125 रेशियो 15 रेशियो 1। 10 क्वेश्चन तो बहुत इजी है जी। इसमें आपका आंसर जो है वो बनेगा चार्ली, जो कि किर्चॉफ्स फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन अ सर्किट क्या होता है 0। सो इसमें आंसर चार्ली है। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा इसमें भी जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो काम आएंगे। देखें अगर कॉन्सेप्ट्स का मतलब है अगर आपने सर्किट्स अच्छे से पढ़े हैं और सीरीज पैरेलल सर्किट्स हैं उसके कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से पता हैं, सो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो मैं सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ एज गिवन इन द फिगर जो है, फिर हम उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं और उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें कुछ सर्किट जो है वो हमें इस तरह गिवन है, और यहाँ हमें ना बैटरी दी हुई है उसने, और ये ए और डी के अक्रॉस आगे जो है वो यहाँ पर 5 ओम रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद अगेन 5 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 5 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पॉइंट वो कह रहा है बी। ठीक हो गया। अच्छा इस तरफ भी जो है वो 5 ओम रेजिस्टेंस है, फिर उसके साथ फिर जो है वो सीरीज में 5 ओम रेजिस्टेंस है, और नेक्स्ट जो है वो यहाँ भी 5 ओम रेजिस्टेंस उसने अप्लाई की।
अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है उसको उसने सी कहा हुआ है। अगर आप गौर करें तो हमें फाइंड क्या बता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है। अच्छा, करना क्या आपने, सबसे पहले ना इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब होता है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर आप गौर करें तो पॉइंट ए एंड डी सेंटर पे हैं, ये पॉइंट ए और डी मैंने मेंशन कर दिए। यहाँ पर इनके इन बिटवीन एक बैटरी है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो आगे क्या है कि आगे जो है वो हमने पॉइंट्स अगर गौर करें तो ये वाले जो दो हैं, इसके साथ ये तीसरा और तीसरी रेजिस्टेंस, और ये जो है वो 5 ओहम है, ये भी 5 ओहम है, ये भी 5 ओहम है, और इस पॉइंट को उसने बी कहा हुआ है, इस वाले को उसने डी कहा हुआ है। ठीक है। सो ये आपके पास जो है वो हमारे पास क्या बन गई, इसकी इस राइट वाली साइड, ये वाली हमने साइड ड्रॉ कर ली। ठीक हो गया। लेफ्ट साइड के जो इक्वलेंट है वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें जो है वो आपके पास ये है जी। अच्छा, अब इस वाले पॉइंट को चाहे आप डी कह लें या इस वाले पॉइंट को डी कह लें, बात एक ही है। जो कि रेजिस्टेंसेस जो है वो हमें जो है वो यहाँ भी गिवन है, ये 5 ओहम है, ये भी 5 ओहम है। इस वाले को ए हम अगर पॉइंट कह रहे हैं तो इस वाले को क्या कह रहा है, सी, या यहाँ सी कर लें, एक ही बात है। तो मैं इस वाले पॉइंट को सी कह देता हूँ। ये 5 ओहम है, ये भी 5 ओहम है। अच्छा, आप गौर करें हमें वो क्या कह रहा है, अब जरा सिंपल से सुनिएगा। ये जो हमारे पास जो बैटरी है, ये जो है वो सेंटर पे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो इस वाले सर्किट के लिए भी पैरेलल है, इस वाले सर्किट के लिए भी पैरेलल है। तो ये एक पैरेलल सर्किट बन गया, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस दरमियान में है, तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, अगर हमारे पास ये सर्किट है ऐसे, तो अगर मैं दरमियान में यहाँ पर कोई बैटरी अटैच कर देता हूँ तो ये बैटरी इस वाली रेजिस्टेंस के भी पैरेलल है, इस वाली रेजिस्टेंस के भी पैरेलल है। ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर करें, ये 5+5 ये तीनों सीरीज में है। अगर आप गौर करें तो इनके दरमियान किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है। तो 5+5+5 15, टोटल रेजिस्टेंस इस वाले सर्किट भी क्या है, 15, इधर भी 15 है। 5+5+5 टोटल रेजिस्टेंस इधर भी कितनी है, 15 है। सो इसका मतलब है यहाँ पर हम कहा करते थे कि पोटेंशियल जो होता है वो अगर पैरेलल का सर्किट हो तो हर जगह सेम होता है। मतलब अगर पोटेंशियल यहाँ उसने कितना बताया हुआ है हमें इस वाले के लिए 2 वोल्ट, अगर पोटेंशियल यहाँ बैटरी का 2 वोल्ट है तो ऊपर वाली रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 2 वोल्ट होगा, नीचे वाली रेजिस्टेंस के भी क्रॉस 2 वोल्ट ही होगा। इसका मतलब है ये जो राइट साइड वाला सर्किट है, यहाँ पर जो है इनके क्रॉस पोटेंशियल जो है वो 2 वोल्ट, इधर भी 2 वोल्ट बैटरी प्रोवाइड करना, उधर भी 2 वोल्ट बैटरी प्रोवाइड करना। हमने फाइंड क्या करना था, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी पॉइंट, ए और बी। अब ए और बी के दरमियान जो है वो, अब इसका मतलब सर्किट हमारा आसान हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ ये राइट साइड में ए और बी के क्रॉस फाइंड करने। तो मैं इसको यूं कर लेता हूँ कि मेरे पास जो है वो ये पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट कौन सा है, बी, उसके बाद जो है वो आगे जो है ना रेजिस्टेंस चली जाती है और वो पॉइंट डी की तरफ चली जाती है। हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हमें जो है वो यहाँ जो बैटरी गिवन है वो है 2 वोल्ट की। हमें जो है वो रेजिस्टेंस बतानी है अक्रॉस ए एंड बी। अच्छा, ए और बी के दरमियान कितनी रेजिस्टेंस है, 2, 5+5 कितना हो जाएगा, 10 ओम। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपके पास ये रेजिस्टेंस होगी। हमें इसके क्रॉस जो है वो वोल्टेज बतानी है। बैटरी ने 2 वोल्ट ही प्रोवाइड करना है, उसने इस सर्किट के लिए भी 2 वोल्ट प्रोवाइड करना था, इस सर्किट के लिए भी 2 वोल्ट प्रोवाइड करना था, क्योंकि राइट वाला सर्किट और लेफ्ट वाला सर्किट दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ से मैं पोटेंशियल ड्रॉप जो है अक्रॉस ए बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यानी पॉइंट ए और बी के दरमियान। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ v इज इक्वल टू आई आर। तो v ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर यहाँ दोनों की क्या रेजिस्टेंस, 10 ओम, ये वाली टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के क्रॉस। सो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ठीक हो गया। अच्छा, v जो है वो, i जो है मैंने आपको बताया हुआ कि जहां भी फाइंड कर अगर ना गिवन हो तो वो किसी भी सर्किट का क्या होता है, v ओवर आर इक्विवेलेंट के इक्वल होता है इनटू रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। अब जस्ट वैल्यूज पुट करें, वोल्टेज कितनी है 2, आर इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट में ये पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस आएगी, 5+5+5 कितना हो जाएगा, 15, और आर ए बी के दरमियान कितनी रेजिस्टेंस है, टोटल 10। सो 10 2s are 20,
और 20/15, ठीक हो गया जी। तो आपका आंसर जो है वो 4/3 ओम आंसर आ जाएगा, सॉरी वोल्ट आंसर आ जाएगा। सो वोल्टेज अक्रॉस जो है वो ए बी जो है वो आपके पास 4/3। तो यहाँ बेसिकली जो है वो हमने वाइजली सॉल्व करना था एक्चुअली। इसके अकॉर्डिंग जो है ये अगर वोल्टेज हमें बैटरी की गिवन है तो ये जो है वो इस वाले सर्किट के लिए भी पैरेलल है, इसके सर्किट, यानी कि ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। ये वाली तीनों रेजिस्टेंसेज, ये वाली तीनों रेजिस्टेंसेज और दरमियान में बैटरी, तो ये आपस में पैरेलल का सर्किट था। हमें चूंकि वोल्टेज अक्रॉस ए बी फाइंड करनी थी, तो पैरेलल का मतलब होता है बैटरी ने इनको भी 2 वोल्ट देना है, इस वाले रेजिस्टेंसेज को भी 2 वोल्ट देना है। चूंकि हमें ए और बी के क्रॉस जो है वोल्टेज फाइंड करनी थी, तो इसलिए मैंने सर्किट सिर्फ राइट साइड वाला ले लिया। हमें पता है कि ये चूंकि पैरेलल में है तो इसने इसको 2 वोल्ट ही प्रोवाइड करने हैं, लेकिन सीरीज में चूंकि वोल्टेज डिवाइड होती है तो ए और बी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो यहाँ 5 ओम है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ए और बी के क्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है तो वो आई आर ए बी का मतलब रेजिस्टेंस क्रॉस बिटवीन ए एंड बी। सो करंट जो है वो टोटल करंट इन द सर्किट जो है किसी भी सर्किट में फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, वी ओवर आर ई। तो V ओवर आर, यहाँ वोल्टेज 2 है, आर इक्वलेंट मतलब पूरे सर्किट, इस वाले सर्किट की रेजिस्टेंस तो वो है 15 × 10, आप करेंगे तो 20/15 यानी 4/3 वोल्ट आंसर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो 62.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड हो, तो बताएं वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी। ये इट्स सो इजी। हमने बात की थी सिंस के 1 कूलम ऑफ जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी है ना जी। सो हमने कहा था, यहीं से डिफाइन किया था 1 एम्पियर का मतलब ये होगा कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पास कर रहे हो, हम कहते हैं 1 एम्पियर होता है करंट। तो यहाँ से अगर गौर करो तो मैं सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 एम्पियर किसके इक्वल हो जाएगा, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है, 62.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ अगर 62.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पर सेकंड पास कर रहे होंगे, हम कहेंगे करंट कितना होगा 10 एम्पियर। इसी तरह से 100 एम्पियर कर देंगे तो ये 625 हो जाएगा। तो इसमें आंसर आपका कौन सा है, सिंपली बीटा आंसर बनेगा। 13 जो है द थ्रू कह रहा है सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, तो सेमीकंडक्टर में जो ड्रिफ्ट जो होती है, करंट होता है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से होता है, तो इसलिए आंसर बीटा बनेगा। क्वेश्चन वो 14 जी 5 एम्पियर करंट जो है फ्लो कर रहा है इन 1 मिनट में, तो चार्ज बताना है कितना है। टोटल चार्ज जो है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, Q = I × T, ठीक है जी। और टोटल आपको जो है 5 एम्पियर का हुआ है इन 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड्स, तो ये 300 जो है वो कूलम के इक्वल आ जाएगा। सो इट्स सो सिंपल जी, आंसर आपका डेल्टा बनेगा। रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर जो है वो डिपेंड किस पे करती है, सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, लेंथ, क्रॉस सेक्शन, डायमीटर, ये वो, तो इसमें आंसर आपका आना डेल्टा। तो रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। हम बार बार जो है वो उसको रिपीट इसलिए करते हैं ताकि आपको एक दफ़ा याद हो जाए और यकीन भी आ जाए कि ऐसा ही है। 16 जी 1.6 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर जो है 16 जो है इसको हमने लेक्चर में भी सॉल्व किया था, इसी तरह का सेम क्वेश्चन जो है। सो हमारे पास फॉर्मूला होता है जी I = Q/T। यहाँ से हमने कहा था जो टोटल चार्ज होता है वो Ne/T होता है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम जो है वो किसके इक्वल होते हैं, I/E के इक्वल। सो करंट जो गिवन है उसको जस्ट आपने, करंट कितना गिवन है 1.6 मिली एम्पियर, 1.6 मिली मनी 10⁻³ 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 10⁻19, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर 10⁻16 इलेक्ट्रॉन जो हैं पर सेकंड जो है वो पास कर रहे होंगे यहाँ से, तो आंसर आपका बनेगा चार्ली। 17 इज आल्सो सिंपल क्वेश्चन दी। 17 में जो आपने फॉर्मूला, इस समय भी चार्ज हमें फाइंड करना है 17 में, तो चार्ज का फॉर्मूला जो है वो Q = I/T, लेकिन यहाँ करंट डायरेक्टली नहीं गिवन, हमें V और R की फॉर्म में गिवन है × T। सो वोल्टेज जो है वो यहाँ पर कितनी गिवन है, इसमें जो
वोल्टेज है वो आपको 20 20 और 10 और 2 मिनट्स, तो 20 वोल्ट रेजिस्टेंस जो है ना 2 मिनट्स का मतलब है 120 सेकेंड्स, ठीक है जी। सो आपका आंसर 240 कूलम आंसर आ जाए। सो इसमें आंसर आपका 240 कूलम मतलब चार्ली आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट में जी इसमें 18 बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की इंक्रीज करेगी जबकि सेमीकंडक्टर की डिक्रीज करेगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमने पढ़ा था नेगेटिव होता है। सो इसमें आंसर आपका चार्ली बनेगा। 19 में जब भी स्टेडी करंट की बात करें, स्टेडी करंट जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे आप चैप्टर नंबर 6 जो है फर्स्ट ईयर का उसमें पढ़ा करते थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो उसमें हम कहते थे कि जो मैस नीदर, वो होता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, मैस नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट टोटल अमाउंट ऑफ मैस वो करती कांस्टेंट, यानी उसमें हम कहते थे जितना इनलेट से पानी एंटर हो रहा है पाइप से उतना आउटलेट से एस्केप करेगा, तो नेट चेंज इन मैस जो है वहाँ पर आप क्या लेते थे, जीरो। ऐसे ना नेट जो चेंज इन मैस क्या होता था, जीरो। तो यहाँ पर एक आपके पास वायर है उसमें स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, तो स्टेडी करंट अगर फ्लो कर रहा होगा सो नेट जो चार्ज होगा, चेंज इन चार्ज, टोटल चार्ज जो है वो कितना होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही उस क्रॉस सेक्शन से एस्केप कर रहा है। सो ओवरऑल जो है वो कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब है आंसर कौन सा आपका बनेगा, अल्फा। तो इसमें जीरो चार्ज आंसर होगा जी। नेक्स्ट 20 में आर रेजिस्टेंस ऑफ आर स्ट्रेच्ड इन 4 टाइम्स इट्स लेंथ, न्यू रेजिस्टेंस वुड बी। 20 वाला जो है हमने नंबर ऑफ टाइम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर हम किसी भी वायर को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेचिंग से क्या होता है, एरिया जो है उसका, स्ट्रेचिंग से एरिया ऑफ द वायर डबल हो जाता है, सॉरी लेंथ डबल हो जाती है, एरिया ऑफ द वायर हाफ हो जाता है। तो अगर आप उसको यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग करेंगे तो यूनिफॉर्म स्ट्रेच से क्या होता है, उसकी लेंथ डबल हो जाती है लेकिन एरिया हाफ हो जाता है। तो न्यू रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू रो एल ओवर ए। अगर लेंथ डबल हो गई, एरिया हाफ हो गया, तो न्यू रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स एज दैट ऑफ ओरिजिनल। सो इसमें आंसर आपका जो है वो क्या बनेगा, 20 में 4 आर ही बनेगा। तो इसमें उसमें आंसर है अल्फा ही बनना है, ठीक है जी। नेक्स्ट 21 जो है कहते हैं जी अब वायर जो है ऑफ रेजिस्टेंस आर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, और इनको आपने जो है वो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। सो 21 में जी एक वायर है हमारे पास, उसको आपने 10 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। जब हर एक पार्ट जो है उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R/10। अब आपने उनको पैरेलल में लगाना है, तो अगर n इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो, हमने इसको लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उसका फॉर्मूला कितना क्या होता है जी, R/n। तो हर एक पार्ट जो है उसकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई है, R/10। टोटल है कितनी रेजिस्टेंस, 10। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस 10 है, तो R बाय क्या हो जाएगा, ये 100 मतलब 0.01 R। तो न्यू रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू 0.01 R, यानी अल्फा आंसर हो जाएगा। सेकंड जो है वो कहते हैं जी 2 एम्पियर करंट फ्लोज इन अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर एज शोन इन द फिगर। पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के क्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। सो इसमें जो है हमें जो है 2 एम्पियर करंट इज एंटरिंग द लूप जी, और इसमें जो है वो हमें ए और बी के क्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 20 सेकंड में। अच्छा ये भी सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसमें 2 एम्पियर करंट एंटर हो रहा है, ठीक हो गया। इस तरफ जो है वो आपके पास 2 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कह रहा है 3 ओम रेजिस्टेंस। ये पॉइंट आपको ए का हुआ है, इस तरफ वाला पॉइंट जो है वो आपको बी का हुआ है। इन दोनों के दरमियान हमने पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। यहाँ आपको कह रहा है 3 ओम है, ये वाला जो है वो 2 ओम है। अच्छा जरा गौर करें, अगर हम इनकी बात करें सर्किट की, सो इसमें जो है वो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो है जितना करंट ज़ाहिर है एंटर होता है उतना ही एस्केप करता है बाहर से, इसको पॉइंट को सी कह रहा है। अच्छा अब मुझे ये बताएं, गौर से सुनिएगा, ऊपर वाले लूप में यहाँ से करंट डिवीजन होनी है, जो कुछ करंट ऊपर चला जाए कुछ नीचे आ जाएगा, ये दोनों आपस में सीरीज में है। 2 और +3 टोटल कितनी रेजिस्टेंस हो गई, 5 ओम। ऐसी 2 और 3 दो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 5 ओम। यहाँ से ये वाली जो यहाँ से करंट जो आएगा ये भी 2 + 3 टोटल, ये भी आपस में सीरीज में है दोनों, तो टोटल कितनी रेजिस्टेंस हो गई, 5 ओम। याद रखिएगा अगर अब ये जो है वो आपस में कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल है,
तो जितना करंट जो है वो तो भाई रेजिस्टेंस इज इक्वल है, तो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस इक्वल हो तो करंट इक्वली डिवाइड होगा। तो अगर ये 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इसका मतलब 1 एम्पियर इस तरफ जाना चाहिए, 1 एम्पियर ही इस तरफ आना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब करंट उसने ना पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है अक्रॉस ए और बी के क्रॉस, ए और बी इन दोनों के क्रॉस जो है। तो बड़ा सिंपल है, करंट चूंकि यहाँ पर आ रहा है 1 एम्पियर, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 2 वोल्ट, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर जो है इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले से 3 वोल्ट। तो इसका मतलब पोटेंशियल जो है एट बी जो है वो 3 वोल्ट, जबकि पोटेंशियल एट ए जो है वो कितना बन रहा है 2 वोल्ट। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन ए और बी देखना चाहें तो हम इजीली बता सकते हैं जी, कितना होगा जी 2 -3, तो ये -1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो इसमें देखो सिंपल है, करंट हमने देखना है चूंकि टोटल रेजिस्टेंस इसकी इस ऊपर वाले की 5 ओम बन रही है, नीचे भी इसका मतलब करंट इक्वली डिवाइड हो रहा है। अगर करंट इक्वली डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट ए और इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो 2 वोल्ट इसका मतलब है ए पे ड्रॉप होंगे। जब करंट इसमें से गुजरेगा तो कितने वोल्टेज ड्रॉप होगी 2 वोल्ट। तो जब करंट 3 ओम में से गुजरेगा बी की तरफ जाते हुए, तो बी तक आते हुए तक कितना ड्रॉप हो चुका होगा, 3 वोल्ट ड्रॉप हो चुके होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का दोनों का बताना था, 2 - 3 जो है वो 1 वोल्ट जो है, -1 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें आंसर आपका बीटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 23 वाला भी सिंपल है। इसमें EMF आपको गिवन है 2 वोल्ट इज कनेक्टेड टू सीरीज कॉम्बिनेशन और पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स बताना है टर्मिनल ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस जो है। सो इट इज आल्सो सिंपल क्वेश्चन 23 वाला जी। इसमें करना क्या है कि आपको रेजिस्टेंसेस गिवन है 3 और आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है। इनको हम नाम भी दे सकते हैं R1, R2, R3, और यहाँ आपको पोटेंशियल दिया हुआ है। बैटरी का पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट और रेजिस्टेंसेस जो आपको गिवन है वो 235 है, तो 235। अच्छा, बड़ा सिंपल है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस बताना है अक्रॉस R3, इसके क्रॉस है। तो हमें पता है कि V3 वुड बी इक्वल टू, यहाँ पर किसके इक्वल होगा, V इज इक्वल टू IR2, ये 2 वाली रेजिस्टेंसेस। करंट किसी भी टोटल सर्किट में मैंने कहा था हमेशा याद रखना है वो क्या होगा, V ओवर टोटल करंट इन द सर्किट, चूंकि सीरीज का है तो V ओवर RE, R इक्विवेलेंट इन टोटल सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू R2। तो वोल्टेज 2 है, R इक्विवेलेंट, ये तीनों सीरीज में है, तो सीरीज का मतलब 5 + 3 2 कितना हो गया 10, तो ये 10 हो जाएगा। R2 की रेजिस्टेंस अपनी कितनी है 3C के क्रॉस हमें क्या बताना था, वोल्टेज ड्रॉप, तो ये आपके पास 0.6 वोल्ट आंसर बन जाएगा। तो इसमें आंसर है 0.6 वोल्ट। 24 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, और उसमें देखें कि की ओपन है। जब की ओपन हो तो इसका मतलब है ये क्लोज पाथ बन गया, इस यहाँ से जो है वो करंट पास ही नहीं करेगा। इसका मतलब है एक ही रेजिस्टेंस यहाँ रहेगी, कौन सी, 5 ओम, सिर्फ 5 ओम कंसीडर होगी जब ए वाली जो की है वो ओपन होगी। की ओपन का मतलब वहाँ से करंट पास नहीं करेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V ओवर आर। V कितना है यहाँ 10 और R कितना है 5, तो 10/5 2 आपका एम्पियर आंसर बनेगा, बीटा आंसर हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 25 में यूनिफॉर्म वायर ऑफ क्रॉस रेजिस्टेंस 9 ओम इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, दे आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। सेल 2MF जो है उसको BC के क्रॉस आपने लगा दिया और पोटेंशियल डिफरेंस आपने अक्रॉस AB बताना है कि क्या होगा। ठीक है जी, इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं जी। टोटल इक्विलेटरल, अब देखना आपके पास टोटल 9 ओम रेजिस्टेंस थी, आपने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में जब कट करेंगे तो ईच पार्ट जो है वुड हैव 3 ओम रेजिस्टेंस। 3 इक्वल पार्ट में आपने इसको कट कर दिया। तो इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हो आप, ठीक है जी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो आपने बना ली, ए नाम कोई भी रख लें, A, B और C। अच्छा, जरा गौर करें कि बैटरी जो है वो आपने किसके क्रॉस कनेक्ट किया है, A और B और C के क्रॉस कह रहा है, यहाँ पे बैटरी आपने कनेक्ट कर दी। यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस ज़ाहिर इक्विलेटर बनाई है तो 3 ओम, यहाँ भी कितनी होगी रेजिस्टेंस, यहाँ भी 3 ओम होगी, इधर भी 3 ओम होगी।
ठीक है, ये आपके पास सर्किट बन गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखो कि इस सर्किट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये जो 3 और 3 ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये सीरीज में होंगी, जबकि ये इसके पैरेलल होगा। यानी मैं अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनाऊं तो वो यूं बनेगा कि आपने बी सी के क्रॉस ना एक बैटरी लगा दी है, उसके बाद ठीक है जी, यहाँ पर ये बी और सी जो है उसके क्रॉस एक रेजिस्टेंस जो है वो लगी हुई है और वो 3 ओम है, और ए और जो सी है या बी इसके क्रॉस जो है, यहाँ अगर देखें तो बी ए और सी जो है, तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंसेज हैं ये आपस में सीरीज में होंगी। तो कुछ यूं बन रहा है सर्किट, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर जो है अगर मैं ए और बी की बात करूं, ये सी है, तो इनके दरमियान रेजिस्टेंस 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ठीक है जी। अच्छा, उसने कहा क्या कि आपको रेजिस्टेंस यहाँ वोल्टेज कितनी बताई हुई है 2 वोल्ट। तो यहाँ अगर बैटरी 2 वोल्ट की हो तो आप बताएं कि पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी क्या आएगा, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताना है। अच्छा, आप जरा गौर करो, हमने पढ़ा कि पैरेलल सर्किट में बैटरी एक जैसा पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, तो यहाँ अगर 2 वोल्ट है तो इसका मतलब बी और सी के क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 2 वोल्ट, ऐसे ही है ना जी। अच्छा, अब यहाँ पर इस वाले सर्किट के लिए भी इन इन दोनों के लिए भी वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कितना होगा 2 वोल्ट, लेकिन बात यह है कि ये जो दो हैं ये सीरीज में है, सीरीज में है ना जी। आपका ये जो ए से बी रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज, और ए से सी रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में आपस में ये दोनों सीरीज में है, जबकि वो उसके क्या है पैरेलल में है। तो उसने पूछा क्या है कि यहाँ पर आपको वोल्टेज बतानी है, तो जरा गौर करें। इसका मतलब है कि इसके क्रॉस अगर 2 वोल्ट जो है वो आ रहे हैं तो ये 3 ओम और 3 ओम में डिवाइड होंगे, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, पैरेलल में सेम रहती है। तो अगर ये 2 वोल्ट की रेजिस्टेंस है तो ये वाला सर्किट ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ अगर 2 वोल्ट ड्रॉप हुए हैं तो इसके इन दोनों के क्रॉस भी 2 वोल्ट ड्रॉप होने चाहिए, जो कि ये दोनों इक्वल रेजिस्टेंस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस ए बी के क्रॉस भी 1 वोल्ट ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस भी 1 वोल्ट ड्रॉप होगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। तो इसमें आंसर जो है वो आपका कौन सा बनता है 2 वोल्ट बनेगा जी, सॉरी 1 वोल्ट, अल्फा आंसर बनेगा इसमें, चूँकि उसने ए और बी के क्रॉस पूछा है। अगर वो पूछता यहाँ पे बी और सी के टोटल जो है वो क्रॉस जो है बी और से लेकर सी तक जो है, तो फिर हम कहते हैं 2 वोल्ट, 2 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप होंगे और 2 वोल्ट इनके क्रॉस ड्रॉप होंगे, ऐसे ही ना जी। तो अगर हम इसी सर्किट से देखें तो 2 वोल्ट यहाँ टोटल ड्रॉप है, इसके क्रॉस भी 2 वोल्ट ड्रॉप होने चाहिए और इन दोनों के क्रॉस भी 2 वोल्ट ही ड्रॉप होने चाहिए, क्योंकि दोनों सीरीज में है। जो कि ये सीरीज में है तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, इसके क्रॉस भी 1 वोल्ट होगा, इसके क्रॉस भी 1 वोल्ट होगा। उसने पूछा है ए और बी के क्रॉस, तो वो 1 वोल्ट हम आंसर करेंगे, 2 वोल्ट आंसर नहीं करेंगे, अल्फा आंसर। 26 वाला जी क्वेश्चन अगर हम इसकी बात करें, 5 इक्वल रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ वैल्यू आर कनेक्टेड टू जी फार्म अलोंग द साइड। ये हमने ना क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम सॉल्व कर लिया जी, और पास पेपर में भी काफ़ी दफ़ा ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कम्बिनेशन जब होता है, आपको पता है कि ये हम उसको सॉल्व करते हैं जब ये बैलेंस कंडीशन में हो, तो इट इज़ ऑलरेडी इन बैलेंस कंडीशन। सेंटर वाली जो रेजिस्टेंस है उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, क्यों काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन में है। सो सेंटर वाली जो रेजिस्टेंस है उसको हमने काउंट नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस कंडीशन में कब होता है, जब रेशो R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4 होती है। तो यहाँ से तो करंट ही कोई पास नहीं करेगा, इसका मतलब है कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो आपका है वो सिंपली क्या बन गया, ये जी, यहाँ भी R रेजिस्टेंस, ये भी R रेजिस्टेंस, ये R और R, तो सेंटर वाली रेजिस्टेंस को हमने काउंट ही नहीं करना। अब ऊपर वाली जो दोनों रेजिस्टेंसेज हैं ये आपस में क्या हो गई सीरीज में, तो 2R, नीचे वाली भी सीरीज में हो गई तो इनका कॉम्बिनेशन भी 2R। अब इक्विवेलेंट जो है उसके लिए, अब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया ना, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो यहाँ से आपके पास आंसर जो है वो R ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 2 4 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R ही रहेगा, R इक्विवेलेंट जो है, तो इसका आंसर R ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर इजी। 27 में एन इलेक्ट्रिक हीटर 220 वोल्ट और 440 वॉट जो है 27 जी,
इसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई करना, चूंकि हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर ओवर आर, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर पी हो जाएगी। तो सिंपली वी स्क्वायर ओवर पी वाला फॉर्मूला, आंसर आपका बीटा हो जाएगा 110। 28 जो है इसमें कहता है जी कि पैरेलल में आपने कनेक्ट किए हुए बल्ब जो किसमें ज़्यादा शाइन आएगी। बल्ब्स के केस में मैंने आपको कहा था कि रेजिस्टेंस आपने हमेशा जो है वो फाइंड करनी है 28 में, सिंस पावर होती है वी स्क्वायर ओवर आर, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर पी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो यहाँ आपको जो रेजिस्टेंसेस गिवन है 10, 20, 30, 40 वॉट, इसका मतलब है इसमें सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो 10 वॉट वाला, और सबसे कम जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो 40 वॉट वाला, क्योंकि जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। अब जो पैरेलल का सर्किट होता है, पैरेलल है, अगर लेट्स से कि ये सर्किट आपके बल्ब लगे हुए हैं 1, 2, 3, 4, ये बल्ब आपके सारे पैरेलल में लगे हुए हैं और यहाँ आपने पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ है। करंट हमेशा उस रास्ते जाता है जहाँ रेजिस्टेंस सबसे कम होती है। तो अब मुझे ये बताएं यहाँ सबसे कम रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है? 40 वॉट वाला बल्ब, क्योंकि इसकी पावर सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है इसमें सबसे ज़्यादा करंट जो है वो जाएगा। तो करंट चूंकि इसमें मैक्सिमम होगा इसलिए ब्राइटनेस भी जो है वो 40 वॉट वाले की मैक्सिमम होगी। तो पैरेलल में जितना ज़्यादा पावर होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो उसमें करंट उतना ही ज़्यादा होगा। करंट सबसे ज़्यादा इस वक्त इसमें से पास करेगा 40, और जितनी पावर कम होती जाएगी उतनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ करंट कम जाएगा, उसकी शाइन कम होगी। तो इसमें आंसर कौन सा है जी? डेल्टा। 29 जी, एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ सेल जो है वो किससे करते हैं? पोटेंशियोमीटर से करते हैं। आंसर इज बीटा। 3rd जी, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी जो है वो क्या होता है? पर ओम पर मीटर। तो इसमें आंसर आपका बीटा हो जाएगा, सिंपल है। 31 जी, अ सेल ऑफ ईएमएफ ऑफ 1.5 हैविंग फाइनाइट इंटरनल कनेक्टेड टू। अब इसमें देखो कि हमारे पास जो है मैक्सिमम पावर आउटपुट कब होती थी? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हों। तो आपको जो है वो कितनी रेजिस्टेंस दी हुई है? 2 ओम। तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितनी होगी? 2 ओम। तो आंसर बीटा है। जब आपको होता है आर इज इक्वल टू आर, आप कहते होते थे मैक्सिमम पावर डिलीवर होती है। तो इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर आपस में इक्वल हो तो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी। जो कि रेजिस्टेंस आपको 2 ओम गिवन है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी 2 ओम ही होगी, बीटा आंसर है। 32 में जी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल जो है वो कहता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट की अगर हम बात करें तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास लेट्स से कि ये सर्किट है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो आर हो, तो आप क्या करें, ये ईएमएफ ऑफ द सेल है, तो आप ना एक वायर लेके ना इस सेल का क्रॉस लगाते हैं। अब सर्किट में करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करता है जहाँ रेजिस्टेंस कम हो। तो यहाँ से रेजिस्टेंस ही कम है, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ 0 हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मैक्सिमम करंट इधर से ही फ्लो कर जाएगा, तो यहीं वो घूमता रहेगा, इसमें से पास ही नहीं करेगा। इस केस में इसका मतलब है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो आंसर जो है वो इसमें उसने पूछा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होता है? 0, बीटा आंसर है। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन 33 में 50 वोल्ट की बैटरी है कनेक्टेड टू 10 ओम रेजिस्टेंस, सर्किट में करंट 4.5 एम्पीयर है। आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो है उसको कैलकुलेट करना है। सो हमने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है ईएमएफ का एंड विल गेट द आंसर। सो इसमें जी हमें जो गिवन है 33 वाले क्वेश्चन में जी 50 वोल्ट की बैटरी हमें गिवन है। हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू, यानी ई एम एफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर। सो ई एम एफ इज इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई आर प्लस आई इंटू आर। ई एम एफ जो हमें गिवन है टोटल वो है 50, करंट जो है वो 4.5 एम्पियर गिवन है, तो और रेजिस्टेंस जो है वो आपको कितनी बताई हुई है? 10, ठीक है। प्लस जो है वो करंट 4.5 एम्पियर है, हमें आर फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो 4.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 45। तो 50 माइनस 45 इज इक्वल टू 4.5 इंटू आर, ये आपका 5 हो जाएगा।
तो 5 इज इक्वल टू 4.5 आर। हमें यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस बतानी थी, तो आर इज इक्वल टू 5/4.5। अब देखो 0.5 है ना, तो ऊपर ये 45 और 10 होगा तो ये 50/45 हो जाएगा। सो अब आपका आंसर जो है वो 10/9 यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली 1.1 ओम के अराउंड वॉट आंसर आपका बन जाएगा। तो इसमें आंसर जो है वो सिंपली बीटा है जी। 34 में द EMF ऑफ टू सेल्स कैन बी कंपेयर, कौन कंपेयर करता है जी? पोटेंशियोमीटर। तो आंसर इज चार्ली। 35 में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द सेल। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बेसिकली ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सेल की वजह से होती है, सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम कह रहे होते हैं। तो चार्ली आंसर है। 36 जी। 36 में डायग्राम अगर गौर से देखें तो हमने यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करना। मतलब बड़ी सिंपल बात है कि आपने एरो की डायरेक्शन देखनी है, जितना करंट इनवर्ड है लूप में उतना ही करंट आउटवर्ड होना चाहिए। तो ज़रा एरो देखें, अगर आप गौर करें तो 4 एम्पियर इनसाइड की तरफ है, 2 एम्पियर भी इनसाइड की तरफ है, 3 और 5 बाहर की तरफ है। सो 4 और 2 जो है वो कितना हो गया टोटल 6 जो है वो इनवर्ड जा रहा है और 8 आउटवर्ड आ रहा है। इसका मतलब है आई की डायरेक्शन जो है उसमें इनवर्ड और कितना हमें करंट चाहिए ताकि ये सर्किट बैलेंस हो जाए 2 एम्पियर। तो चार्ली आंसर होगा इसमें, सिंपली है। तो 37 जी। फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो यूज़ डीसी सोर्स, क्योंकि जब आप डीसी सोर्स अप्लाई कर रहे होते तो उसमें जो है जैसे आप कॉपर सल्फेट वाली एग्जांपल लेते थे तो उसमें जो कॉपर सल्फेट के 2 आयंस बन जाते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं कि डीसी सोर्स बेसिकली प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा जी? बीटा। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अगर हम लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर बढ़ा देते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ्स बढ़ेंगी तो उनकी रेशियो भी बढ़ जाएगी। तो इसमें आंसर कौन सा है जी? बीटा। 39 पोटेंशियोमीटर इज आइडियल डिवाइस मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ये जो है वो चूंकि हम रेशियो ऑफ टू लेंथ्स लेके कर रहे होते हैं तो ये सर्किट की ओरिजिनल जो है वो करंट को चेंज नहीं करता, जिसकी वजह से एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम मेजर कर पाते हैं। तो इट डज नॉट डिस्टर्ब द पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेजर्स। आंसर कौन सा? बीटा। जबकि वोल्ट मीटर जो है चूंकि उसकी अपनी भी रेजिस्टेंस होती है सो वो कुछ ना कुछ करंट जो है वो सर्किट का ड्रॉ कर लेता है। ये आपकी जो है ना चैप्टर नंबर 14 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी थे कि वोल्ट मीटर जो है उसको हम पैरेलल में क्यों यूज़ करते हैं, एमीटर को सीरीज में क्यों जो है ना वो सीरीज में क्यों लगाते हैं, और वाई द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई। तो ये उनके आंसर जो है वो आप एक दफ़ा फिर रिवाइज कीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है कि वोल्ट मीटर जो है उसकी रेजिस्टेंस हाई इसलिए रखनी चाहिए ताकि वो सर्किट का करंट ड्रॉ ना करे। अब वोल्ट मीटर जितना ही अच्छा क्यों ना हो, कुछ ना कुछ करंट तो उसने ड्रॉ कर ही लेना है। सो दैट इज़ द रीज़न कि वोल्ट मीटर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देता। अगर हमें 100% एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी है तो क्या यूज़ करेंगे? पोटेंशियोमीटर। 40 वाला जी, इसमें सिंपल है, रेशो ऑफ EMF इज इक्वल टू रेशो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ होता है। तो EMF1 over EMF2 इज इक्वल टू L1 over L2। सो ये हमें कितना गिवन है? L1 L2 की वैल्यूज 20 और 30 है, तो 20 30 आ जाएगा। सेंटीमीटर्स में है तो रेशो 2/3 आ जाएगी। आगे उसने फर्दर सॉल्व भी नहीं किया हुआ तो आंसर अल्फा है। 41 जी। लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर अगर वायर की इंक्रीज कर देंगे तो ज़ाहिर रेशो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। L1 over L2 ज़ाहिर इंक्रीज ही होनी है, तो अल्फा आंसर होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? लेंथ होती है। तो लेंथ बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है जो है वो हमारे पास जो बैलेंसिंग लेंथ, जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो थोड़ा आगे शिफ्ट कर जाएगा। तो आंसर अल्फा है। 42 जी। कैरेज फॉर कंपेयरिंग EMF ऑफ द टू सेल्स, इसमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हैं तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? अच्छा, जब हम ना पोटेंशियोमीटर से कंपैरिजन से मेजर करते हैं क्या EMF ऑफ द टू सेल्स, तो वो कैसे होती है? उसमें एक बैटरी लेते हैं जिसको हम कहते हैं बैटरी ऑफ नॉन EMF, जिसको हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड है, यानी कि ये नॉन बैटरी है। ठीक है जी। उसके बाद ना यहाँ पर हम 4 मीटर की वायर ले लेते थे टोटल जो है प्रैक्टिकली, और यहाँ पर जो है वो हम एक अननोन EMF की बैटरी लगाते थे जिसकी EMF हमें फाइंड करनी होती है। इसको हम EX भी कह सकते हैं। ठीक है।
अच्छा जी, अब यहाँ पर आप लगा लेते थे गैल्वानोमीटर और इसको ना इसके ऊपर स्लाइड करना शुरू करते थे। तो एक तरफ से लेंथ आ जाती थी L1, दूसरी तरफ से L2, रेशो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ। तो ये वाला पॉइंट जो आप बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो नोट करते थे। जहाँ जिस पॉइंट पर आकर गैल्वानोमीटर जो है वो कितनी डिफ्लेक्शन दे दे, जीरो डिफ्लेक्शन दे दे, तो इसको हम बैलेंसिंग लेंथ बोल देते थे। अच्छा, अब जरा गौर करें कि EX जो है ये इसकी वैल्यू अगर आपके स्टैंडर्ड से ही ज़्यादा हो गई, मतलब अगर आप EX जो है वो ग्रेटर देन E हो, तो फिर ये आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। ज़रूरी है कि जो आपके ये जो हमारे पास ई है ना, ये जो गिव स्टैंडर्ड है, यानी जो नॉन बैटरी की EMF है, दैट शुड बी ग्रेटर देन द अननोन EMF ऑफ द सेल। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो बनेगा डेल्टा। द EMF ऑफ द स्टैंडर्ड सेल अगर इज स्मॉलर देन द EMF ऑफ द टू सेल्स, तो फिर क्या होगा दोनों में से, तो फिर ये एक्सपेरिमेंट आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फिर जो है ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा। सो आंसर आपका डेल्टा बनेगा। 43 में चूंकि हमें पता है कि स्लोप ऑफ VI कर्व जो है वो गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो स्लोप अगर कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। या V/I आपको गिवन है और एक A है, ये B है, तो इसकी रेजिस्टेंस ज़ाहिर है कम है, सो कि स्लोप कम है, B की रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस ऐड करते जाते हैं इक्वलेंट कम होता जाता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वलेंट बढ़ता जाता है। सो A जो है वो पैरेलल को डिनोट कर रहा होगा और B जो है वो सीरीज को, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, तो आंसर इज अल्फा। 44 जी, टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स 240 watt आर कह रहा है जी, द अदर 210 watt आर कनेक्टेड इन अ हाउस वायरिंग जो है, तो हम कहेंगे कि जी चार्ली द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट 40 watt बल्ब इज मोर द रेजिस्टेंस ऑफ 100 watt बल्ब जो है। क्यों? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जो पावर होती है वो V²/R होती है, तो रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ क्या बनेगी, पावर। तो जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, जिसकी पावर कम है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो इसमें आंसर आपका चार्ली बनेगा 44 का। 45 इज सेम एज डेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, जो हमने इसी टेस्ट में क्वेश्चन 2 सॉल्व किया, बिल्कुल वही सेम है। तो इसमें आंसर आपका बीटा बन जाएगा। 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। बाकी हमने इसको क्वेश्चन 2 में जैसे डिस्कस किया वैसे ही सेम स्टेटमेंट, यहाँ वहाँ पर आपको ऑप्शंस गिवन थी, यहाँ स्टेटमेंट्स गिवन है, तो सेम क्वेश्चन है, बीटा आंसर होगा। Question number 46 जी, two bulbs 50 watt and other 25 are connected in series. सीरीज में करंट हर जगह सेम होता है, इसलिए आंसर आपका 1:1, यानी इसका आंसर चार्ली बन जाएगा। 47 में जी कहते हैं जी हमें जो है वो एक 60 वाट का बल्ब गिवन है, करंट 0.5, टोटल चार्ज बताना है। देखिए यहाँ पर हमें ना पावर की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला जो है वो I × T वाला यूज़ करेंगे ना इसमें 47 में। So charge would be equal to I × T। करंट जो है वो 0.5 गिवन है, आपके पास टाइम जो है वो उसने कितना बताया हुआ है, 1 आवर। 1 आवर मीन 3600 सेकेंड्स, तो 0.5 1/2 होता है, तो 1800 कूलम आंसर आ जाएगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि पावर जो 60 वाट गिवन है वो यूज़ करें। हमारा माशाल्लाह ना माइंड ये बना हुआ है, जो भी वैल्यू गिवन है ना स्टेटमेंट, उसको यूज़ करना ही करना है, किसी ना किसी तरह से फॉर्मूले में घुसा देना है। और बाद में कहते हैं सर आंसर ही नहीं आ रहे, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सारी वैल्यूज़ गिवन है वो यूज़ हों। तो इसमें जो है वो चूँकि चार्ज पूछा, I × T करेंगे, यूल गेट द आंसर, आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन है जी आपका 48, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आपको बताई हुई है 4 ओम, इट जनरेट 0.2 एम्पियर करंट जो है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी गिवन है, रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। अच्छा जी, रेट एट विच द एनर्जी इज कंज्यूम्ड का मतलब होता है कि पावर। पावर हमारे पास फॉर्मूला होता है I²R, ठीक। लेकिन जो सर्किट है अगर हमारे पास जिसमें EMF भी गिवन हो, तो इसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस नहीं होती, फिर उसमें 2 रेजिस्टेंसेस काउंट होंगे। इसका मतलब है इस सर्किट के क्रॉस जो टोटल पावर डिलीवर होगी, यानी एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, पावर को हम एनर्जी ओवर टाइम भी तो कह सकते हैं ना, तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम जो यहाँ होगी वो किसके इक्वल होगी, I², यहाँ 2 रेजिस्टेंसेज है तो R + R, ठीक हो जी। तो एनर्जी कंज्यूम पर सेकंड जो है पर यूनिट टाइम क्या आ जाएगी, I²। करंट कितना आपको बताया हुआ यहाँ पर 0.2, तो 0.2 का होल स्क्वायर और R
एक जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी बताई हुई है 20, कितनी है जी, हाँ जी, एक है आपकी 4, दूसरी 21, तो 21 प्लस 4 जो है वो 25 हो जाएगा। ये आपका बनेगा 0.04 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये 4/100 मीन ये भी 25 होगा, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो ये 1 जूल पर सेकंड आएगा, क्योंकि पावर है ना, पावर का यूनिट जूल पर सेकंड, तो एनर्जी कंज्यूम पर सेकंड जो है वो होगी 1, तो इसमें आंसर आपका 1 जूल पर सेकंड बनेगा, यानी कि आंसर होगा आपका डेल्टा। नेक्स्ट है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 49, वॉट आर पर सेकंड मेजर्स, वॉट आवर, ये पावर को मेजर करेगा पर सेकंड। वॉट आवर जो है वो किसके चीज का यूनिट है, एनर्जी का, वॉट आवर एनर्जी का यूनिट है। पर सेकंड मीन क्या होगा जी, पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है वो पावर हो को रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा आंसर है। 50 में कहता है पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इसमें आंसर आपका बीटा है, इजी आप देख सकते हो। रेजिस्टेंस ऑफ इनकैंडिसेंट लैंप इज ग्रेटर व्हेन द लैंप इज स्विच्ड ऑफ, तो स्विच ऑफ करने से पहले या बाद में जो इनकैंडिसेंट जो लैंप्स होते हैं उनकी बात कर रहा है जी, कि जो है वो कहता है जी बाद में और पहले ग्रेटर होगी, ऐसा नहीं होता। जब आप ना उसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, ऑन करने से जो है वो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इनकैंडिसेंट लैंप की बात कर रहा है ना, तो जो जो हीटिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, तो स्विच ऑफ करने के बाद हीट कम हो जाएगी तो वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि वो कहता है द इनकैंडिसेंट लैंप इज ग्रेटर व्हेन द लैंप इज स्विच्ड ऑफ, ऐसा नहीं है, जब उसको स्विच ऑन करेंगे तब ग्रेटर होगी रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ती है, तो बीटा आंसर यहाँ बनेगा। 51 जी, ये जो है वो इनमें से कौन सा वाट के इक्वल नहीं है, तो 51 में अगर देखना है तो आपने तीनों फॉर्मूले ध्यान में लेके आए, कौन कौन से, P इज इक्वल वी आई, दूसरा V स्क्वायर ओवर R, तीसरा I स्क्वायर R, ठीक है जी। तो इसमें से कौन सा वाट नहीं बन रहा, इजीली आप बता सकते हो, आंसर आपका चार्ली है। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर है, तो यहाँ से आंसर बीटा बन रहा है आपका। 53 जब वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और कहते हैं कि दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो रेजिस्टेंस जो है वो ईच पार्ट की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए होता है, सिंपल है जी, बीटा आंसर है। 54 में कन्वेंशनल करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा होता है, अल्फा आंसर है। 55 जी, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर क्यूब ऑफ ए मटेरियल जो है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, तो डेल्टा आंसर है। 56 जी, the resistance of a conductor increases due to the rise of temperature of the conductor because of Coulomb बढ़ेंगे टेम्परेचर के साथ, तो आंसर इज डेल्टा। नंबर ऑफ Coulombs जो है वो अगर बढ़ते हैं तो हिंड्रेंस बढ़ती है, उससे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, डेल्टा आंसर है। 57 जी, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए बैटरी ऑफ सेल इज द वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल्स व्हेन द सर्किट इज ओपन, जब सर्किट ओपन होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसमें आपका आंसर डेल्टा है। 58 में जो है वो ऑप्शंस आर इनकरेक्ट और स्टेटमेंट में भी एम्बिगुइटी है, सो ये सब स्टूडेंट्स जो है वो इसको करेक्ट आंसर कंसीडर करेंगे, मतलब आप सबके मार्क्स इसमें जो है वो आप ऐड कर लें। 58 जो है ये सबको इक्वली मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो इसमें प्रॉब्लम है और ऑप्शंस में भी प्रॉब्लम है, सो इसलिए आंसर आपका जो है वो इसमें कोई नहीं बन रहा। नेक्स्ट जी 59 जो है, the resistivity of the material is rho, the area of cross section of the material is doubled and the length is halved, then the resistivity of the resistivity जो होती है that is independent of dimensions of the conductor, ना length पे depend करती है ना area पे, resistivity only depends on temperature and nature of the material, इसलिए आंसर अल्फा है। तो resistivity with the change in length with the change in area change नहीं होती। लास्ट वाला क्वेश्चन दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज डबल्ड, चूंकि हम कहते हैं करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, अगर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तो करंट भी डबल हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है वो कौन सा बनेगा जी, अल्फा आंसर बनेगा। आई होप सो कि इसमें आप जो है वो गो थ्रू करें, जहाँ जहाँ आपकी मिस्टेक्स हुई हैं उनको आप दोबारा से एनालाइज करें और उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करें। आई होप सो कि इंशाल्लाह जो है देखें, अब आपने गौर किया होगा कि आप जो फर्स्ट टेस्ट अटैम्प्ट करते हो उसके बाद जो है वो आप उसमें से मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद उनको करेक्ट करते हैं,
तो आफ्टर करेक्शन जो है वो उसका बहुत फ़ायदा होता है। जब आप अकोमोलेटिव टेस्ट देते हो तो आपने देखा होगा उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी पहले से बेहतर होता है और मार्क्स भी बेहतर हो जाते हैं। जो ही इंशाल्लाह जो है वो आप आगे हाफ बुक पे फिर फुल बुक पे टेस्ट पे आएंगे, टेस्ट सेशन में आएंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें 90% जो आपके क्वेश्चन वही बार बार रिपीट हो रहे होंगे, बट डिफरेंट वैल्यूज जो है स्टेटमेंट्स में थोड़ा 19-20 का फर्क होगा। सो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बेहतर हो जाएगा और आपके मार्क्स भी और बेहतर हो जाएंगे। और इंशाल्लाह 100% तक जाने के लिए आपकी चाहिए प्रैक्टिस और इंटेंशन जो है वो अगर आपकी अच्छी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ होगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, नेक्स्ट यूनिट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।